नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। राजस्थान का बजट सत्र, विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी कार्रवाई। अगले 4 दिन बजट पर वाद विवाद होगा। तारांकित प्रश्नों की सूची में 24 प्रश्न, अंतरांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न। सीएम ने 10 फरवरी को बजट पेश किया था और अब इसी बजट को लेकर बहस। तो अगले 4 दिन बजट पर वाद विवाद होगा। जो प्रश्न अंडरलाइन हैं वो 24 हैं और जो अंडरलाइन नहीं है वो 22 प्रश्न हैं। विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण, विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार देगी। तो बजट पर अगले 4 दिन बहस, सारे सवालों के जवाब जो कि विपक्ष को चाहिए। बजट को लेकर, बजट से जुड़े कई सवाल होंगे और सरकार इन सवालों के जवाब देगी। तो अगले 4 दिन बजट पर वाद विवाद होने वाला है। बजट में जो घोषणाएं हैं उनको लेकर 4 दिन तक चर्चा। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे का मामला, हाईकोर्ट में आज फिर होगा इस्तीफा प्रकरण पर सुनवाई। राजेंद्र राठौड़ की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। 25 सितंबर को कांग्रेस विधायकों ने सामूहिक इस्तीफा दिया था। राजेंद्र राठौड़ ने संवैधानिक मूल्यों के हनन का आरोप लगाया। तो आज एक बार फिर से राजेंद्र राठौड़ हाईकोर्ट में। जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया था उसी प्रकरण को लेकर कोर्ट में राजेंद्र राठौड़, और आज इस मामले को लेकर फिर से सुनवाई है। कोर्ट क्या कुछ कहता है, कोर्ट की क्या टिप्पणी आती है इस पूरे मामले को लेकर और सरकार की तरफ से क्या दलील दी जाती है, आज हाईकोर्ट में ये सारा मामला सुर्खियों में रहने वाला है। आपको बता दें कि राजेंद्र राठौड़ खुद इस मामले की इस मामले को लेकर खुद पेश हो रहे हैं कोर्ट में और हियरिंग में वो खुद शामिल हो रहे हैं। राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, एक बार फिर से आज हाईकोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई है और खुद जो है वो इस मामले को लेकर राजेंद्र राठौड़ जो है वो पेश हो रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं। क्या कुछ रहने वाला सरकार की तरफ से दलीलें आज? बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस तरीके से ये पूरा मामला राजेंद्र राठौड़ ने उठाया था, इसमें एक बात जो थी कि भाई जो कांग्रेस के विधायकों का सामूहिक इस्तीफा था और इस्तीफे जब स्वीकार नहीं किए गए और इनकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी, तो अब कोर्ट में इस याचिका के बाद ये तो तय हो गया है कि 81 विधायकों का इस्तीफा हुआ था जो कि स्वैच्छिक नहीं बताया गया है। लेकिन जब हमारी राजेंद्र राठौड़ से बात हुई तो 6 विधायक तो ऐसे थे जिन्होंने अपना इस्तीफा खुद दिया था, तो क्या वो स्वैच्छिक थे या नहीं, इस मामले में जो बिंदुवार सवाल जो है हाईकोर्ट ने मांगे थे, जवाब मांगे थे, और वो जवाब अभी तक पेश नहीं किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो सुनवाई होगी वो आगे एक नई दिशा इस पूरे मामले में तय कर सकती है। राकेश, चूंकि इसमें कई जो है वो नियम भी जो है विधानसभा के आते हैं, जो विधानसभा स्पीकर के जो कानूनी अधिकार हैं, क्या उनकी तरफ से भी जो है किसी तरीके का कोई जवाब पेश किया जाएगा, या फिर राकेश इस बात की उम्मीद है कि आज इस पूरे मामले का ही कोर्ट में पटाक्षेप हो जाए? बिल्कुल, जिस तरीके से कोर्ट ने पिछली बार सुनवाई में कहा था कि अंतिम सुनवाई है, अंतिम सुनवाई का मतलब ये है कि जो याचिका लगाई गई थी उस याचिका का जवाब आ गया है, कितने विधायकों ने कब इस्तीफे दिए, कब लिए, तो ये तो तय हो गया है। लेकिन क्या संवैधानिक मूल्यों की जो है इसमें पालना हुई है, क्योंकि कोर्ट ने भी इस पर जो टिप्पणी की थी कि किसी भी संवैधानिक संस्था का जो वरिष्ठ अधिकारी है, पदाधिकारी है, वो अपने उपयोग नहीं कर सकता अपने अधिकारों का,
जिस तरीके से इस मामले में लंबे समय तक इस्तीफे रखे रहे थे, तो कोर्ट अब इस मामले में जो है जो जवाब पेश किया जाएगा उसके आधार पर आगे बात करें। जानकारी के लिए राकेश आपका शुक्रिया। ये खबर उदयपुर से है। गिरफ्तार आरपीएस जितेंद्र आंचलिया की मुश्किलें बढ़ रही हैं। गिरफ्तारी के बाद 5 पीड़ित और एसीबी के पास पहुंच गए। आंचलिया द्वारा की गई वसूली की शिकायत दर्ज करवाई गई है। बाहर के थाना क्षेत्र से भी वसूली के आरोप लग रहे हैं। एसीबी सभी पीड़ितों के बयान आज दर्ज करेगी। जितेंद्र आंचलिया, एएसआई रोशनलाल सहित रमेश राठौड़ और मनोज श्रीमाली को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो बाहर के थाना क्षेत्रों से भी वसूली के आरोप लग रहे हैं। एक बार एसीबी की कार्रवाई होने के बाद अब धीरे धीरे लोग निकलकर बाहर आ रहे हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ भी इसी तरह की ठगी या इसी तरह की वसूली की गई थी। अब इन सारे मामलों की भी एसीबी किस तरीके से जांच करती है, क्या वो जो लोग शिकायत करने आए हैं वो सबूत पेश करते हैं, इस बात को लेकर भी अब आंचलिया आरपीएस की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। कुछ बाहर के लोग भी आए हैं जिनकी शिकायत है। ये पांचों किस तरीके के अलग अलग मामले हैं। हालांकि इसमें मनोज आंचलिया गिरफ्तार, जितेंद्र आंचलिया गिरफ्तार हो चुके हैं, कोर्ट में पेश किया जाएगा। कपिल शिमाली हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। कपिल, एक बार गिरफ्तारी के बाद वो लोग भी सामने आए हैं जिनके साथ पहले वसूली हो चुकी है। अब क्या इन पांचों मामलों की भी जांच की जाएगी? क्या इन जो अलग अलग परिवादी आए हैं, क्या इन्होंने भी एसीबी को कोई तथ्य या सबूत दिए हैं कि हमारे साथ भी आंचलिया इस तरीके से वसूली कर चुका है? हाँ बिल्कुल आसिफ, देखिए क्योंकि जैसे ही ये मामला सामने आया उसके बाद में जो और भी पीड़ित लोग थे वो सामने आने लगे हैं। हालांकि एसीबी ने अभी उन नामों की पुष्टि नहीं की है जो उनके पास पहुंचे हैं, लेकिन हमारे सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार 5 पीड़ित जो हैं वो एंटी करप्शन की जो जयपुर टीम थी उनसे संपर्क करने पहुंचे और उन्होंने उनसे किस तरह की वसूली की गई है इसकी जानकारियां एसीबी की जो अधिकारी है उन्हें दी है। एसीबी जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार इन सभी से पूछताछ करते हुए इनके भी रिकॉर्ड दर्ज करेगी और ये पूरी संभावना है कि इनके रिकॉर्ड दर्ज करते हुए ये जो केस चल रहा है इसके साथ में इन्हें क्लब भी किया जा सकता है कि जब ये मामले का खुलासा हुआ, जितेंद्र आंचलिया, सब इंस्पेक्टर रोशनलाल और दूसरे लोग जब गिरफ्तार हुए उसके बाद में जैसे ही जानकारी सार्वजनिक हुई उसके बाद में जो दूसरे लोग थे जो कि जितेंद्र आंचलिया, लोग जो बता रहे हैं कि वो जितेंद्र आंचलिया से काफी परेशान थे, तो वो लोग सामने आए और संभवतया एसीबी उन सभी के जो है बयान दर्ज करते हुए उन्हें भी रिकॉर्ड मिले ताकि जो एसीबी फाइल बना रही है जितेंद्र आंचलिया के खिलाफ वो मजबूती से बन सके और न्यायालय में वो पूरी मजबूती के साथ में केस को रख सके। हम इस समय न्यायालय परिसर में मौजूद है और मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा कुछ ही देर में जितेंद्र आंचलिया सहित जो 4 लोग गिरफ्तार हैं उनकी पेशी होने वाली है। जो रिमांड अवधि थी आज सोमवार तक की थी, आज रिमांड अवधि खत्म हो रही है और विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या 1 जो कि यहाँ पर कुछ ही देर में जितेंद्र आंचलिया, सब इंस्पेक्टर रोशनलाल और जो रमेश राठौड़ और मनोज श्रीमाली थे उन्हें यहाँ पर लाया जाएगा। फिलहाल उन्हें मेडिकल कराने के लिए ले जाया गया है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि उनका मेडिकल कराया जा रहा है और मेडिकल कराने के तुरंत बाद जो एसीबी की टीम है वो सभी को एडिशनल एसपी जो कि जयपुर एसीबी के हैं पुष्पेंद्र सिंह राठौड़, उनके नेतृत्व में न्यायालय में लेकर आएगी और यहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने उन्हें पेश करेगी। जी आसिफ। बिल्कुल कपिल, ये जो 5 अलग अलग लोग आए और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक ये उसी थाने से संबंधित नहीं है बल्कि अलग अलग थानों के लोग हैं, तो जाहिर सी बात है जैसा कि आपने बताया कि इन सारे केसेस को क्लब किया जाएगा, क्लब किया जा सकता है। लेकिन इन 5 या जितने भी लोग सामने आ रहे हैं, तथ्यों की जरूरत पड़ेगी कपिल, सबूतों की जरूरत पड़ेगी इस आरोप को प्रूव करने के लिए। तो क्या उनके पास भी किसी तरीके की कोई रिकॉर्डिंग या कोई ऐसे तथ्य हैं जो उन्होंने एसीबी के समक्ष प्रस्तुत किए हैं?
देखिए, ये पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो शिकायत दर्ज कराएगी, निश्चित तौर पर जब शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर पहुंचता है तो कोई कंटेंट उसके पास जरूर होता है, चाहे वो उस मामले का जिक्र करे जिस मामले को लेकर रिश्वत ली गई हो या फिर उसे डराया धमकाया गया हो। क्योंकि मुख्यतः आरोप इस तरह के हैं कि डराने धमकाकर जो है वो पैसों की वसूली की गई है। एक हमारे सूत्रों से जानकारी मिली कि एक ऐसा भी मामला आया जो कि जितेंद्र आंचलिया के क्षेत्राधिकार में नहीं था, दूसरा थाना क्षेत्र का मामला था, लेकिन उस मामले में भी डराने धमकाने के साथ में 10 लाख रुपए की मांग की गई। इस तरह की जानकारी सूत्रों के हवाले से हमें मिली है, लेकिन अब पुष्टि तभी होगी जब एसीबी के अधिकारी बताएंगे कि कितने लोग उन तक पहुंचे, किस तरह की शिकायतें की गई। एक बड़ी जानकारी मैं बता दूं कि कुछ ही देर में यहां पर एंटी करप्शन टीम उन सभी आरोपियों को लेकर पहुंचने वाली है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार मेडिकल जो है वो उनका कराया जा चुका है। मेडिकल जो उनका कराते ही एसीबी की टीम अब कुछ चंद ही पलों में हॉस्पिटल से रवाना हो रही है और माना जा रहा है कि तकरीबन 5 मिनट का समय और लग सकता है जब उन्हें जो कोर्ट में, जो कि कोर्ट परिसर की नई बिल्डिंग है, उसमें 2nd फ्लोर पर एसीबी पे नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस समय सीधा रुख करेंगे बेंगलुरु की तरफ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया के सबसे बड़े एयर शो को संबोधित कर रहे हैं। उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाया है, उसकी वैलिडिटी बढ़ाई है ताकि उन्हें एक ही प्रोसेस को बार बार न दोहराना पड़े। अभी 10-12 दिन पहले भारत का जो बजट आया है उसमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मिलने वाले टैक्स बेनिफिट को भी बढ़ाया गया है। इसका फायदा डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को भी होने वाला है। साथियों, जहां डिमांड भी हो, कैपेबिलिटी भी हो और एक्सपीरियंस भी हो, नेचुरल प्रिंसिपल कहता है कि वहां इंडस्ट्री दिनों दिन और आगे बढ़ेगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि भारत में डिफेंस सेक्टर को मजबूती देने का सिलसिला आगे और भी तेज गति से बढ़ेगा। हमें साथ मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ना है। मुझे विश्वास है आने वाले समय में हम एरो इंडिया के और भी भव्य और शानदार आयोजन के गवाह बनेंगे। इसी के साथ आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। भारत माता की जय। तो बेंगलुरु से ये तस्वीरें थी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एयर शो को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि 70 से ज्यादा देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सभी के विमान यहां पर मौजूद हैं, अलग अलग टेक्नोलॉजी के, अलग अलग तकनीक के, और सभी अपना हुनर विमानों के साथ यहां पर दिखा रहे हैं। सभी देशों के पायलट यहां पर मौजूद हैं और विमान यहां पर मौजूद हैं, और एक बड़ा एयर शो जिसमें 90 के करीब देश जो है वो भाग ले रहे हैं। यानी कहा जा सकता है दुनिया भर के विमान, दुनिया भर के पायलट इस शो के अंदर मौजूद हैं। बेंगलुरु से ये सीधी लाइव तस्वीरें। और नए नेता प्रतिपक्ष पर चर्चाएं तेज हो गई है। राजेंद्र राठौड़ का नाम रेस में सबसे आगे है। ज्ञानचंद पारख का भी नाम सुर्खियों में है। आधा दर्जन नामों पर पार्टी में चर्चा चल रही है, क्योंकि
गुलाबचंद कटारिया जो कि नेता प्रतिपक्ष थे, उन्हें राज्यपाल चुन लिया गया है आसाम का। अब ये जिम्मेदारी किसी और वरिष्ठ नेता के कंधों पर आने वाली है और इसी को लेकर पार्टी अब जो है वो चर्चा कर रही है कि आखिर किसे नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। हालांकि चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, बावजूद इसके एक नेता प्रतिपक्ष विपक्ष को जरूरत है। तो ऐसे में राजेंद्र राठौड़ चूंकि उप नेता प्रतिपक्ष वो पहले से हैं, तो अब वो नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। ज्ञानचंद पारेख का नाम भी इस रेस में है। इसके अलावा और 4 से 5 नाम हैं जिन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है। इससे पहले यह जिम्मेदारी गुलाबचंद कटारिया के कंधों पर थी और अब वो असम के लिए रवाना होंगे। तो कौन से वो नाम हो सकते हैं जो विधानसभा में या विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे, ये पार्टी जल्द ही तय करेगी। 5 से 6 नामों को लेकर चर्चा इस समय चल रही है। ये नाम वरिष्ठता के आधार पर तय किए जाएंगे, विधानसभा के अनुभव के आधार पर तय किए जाएंगे और जाहिर सी बात है कि जो नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए चुना जाएगा वो वरिष्ठ नाम होगा बीजेपी से। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का बयान भी सामने आया। नेता प्रतिपक्ष को लेकर राजेंद्र राठौड़ का बयान, चुनावी साल है, शीर्ष नेता सोच समझकर फैसला लेंगे, जिस किसी को भी जिम्मेदारी देंगे उसके साथ काम करेंगे, जो भी जिम्मेदारी आज तक पार्टी ने दी है उसे शिद्दत से निभाने की कोशिश की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई कतार में रहे या कोई अपना नाम चलाए, ऐसी संस्कृति नहीं है। हमारा आलाकमान, हमारा संसदीय बोर्ड तय करेगा, जिस किसी को जिम्मेदारी देंगे उसके साथ काम करेंगे। पहले गुलाब जी को जिम्मेदारी दी थी, उनके साथ काम किया, अगर और किसी को जिम्मेदारी देंगे तो उनके साथ। लेकिन नेचुरल का जो क्लेम है वो तो आप ही का बनता है। देखिए, कोई नेचुरल क्लेम नहीं होता। राजनीति के अंदर हमारे 66 लोग सोच समझकर उचित समय पर चुनावी साल निर्णय करते हैं। फिर भी आपको जिम्मेदारी मिलती है तो जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, जिस भी भूमिका में मिलेगी, जैसे भी आज तक मिली है उसको निभाने की कोशिश की, आगे जिम्मेदारी। तो ये थे राजेंद्र राठौड़ और बाबूलाल धायल जिन्होंने बात की थी राजेंद्र राठौड़ से, हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। बाबूलाल, नेता प्रतिपक्ष के नाम का जो चुनाव है वो इसी आधार पर किया जाएगा कि वो कितने वरिष्ठ हैं, कितने अनुभवी हैं, विधानसभा की कितनी समझ रखते हैं, और ऐसे नामों की अगर हम चर्चा करें तो वो कौन से 4 या 5 बड़े नाम हैं जिन्हें लंबा अनुभव है विधानसभा में रहने का। गुलाबचंद कटारिया के बाद अगर उन नामों के अंदर बात करें तो सबसे पहले ही नाम आता है, जैसा कि आपने भी बताया, राजेंद्र राठौड़ का, क्योंकि वो इस समय वर्तमान में उपनेता प्रतिपक्ष भी हैं। अब और कौन से वो बड़े नाम हैं जिन्हें लंबा 20 से 30 या 35 साल का अनुभव है, जो विधानसभा में लगातार टिके हुए हैं? जी देखिए, ये क्राइटेरिया तो पार्टी को तय करना है, लेकिन राजेंद्र राठौड़ नेचुरल क्लेम बनता उनका, क्योंकि उपनेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए राजेंद्र राठौड़ इस वक्त रेस में सबसे आगे है। लेकिन पार्टी जो है वो सोच समझ करके फैसला करेगी कि आखिर नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाए। चुनावी साल है तो ऐसे में बीजेपी ये देखेगी कि ऐसा चेहरा हो जिसका फायदा उसे चुनाव के दौरान मिले। तो बहुत सोच समझ करके पार्टी को फैसला करना है। लोग कह रहे हैं कि ज्ञानचंद पारेख को भी बनाया जा सकता है, एक वर्ग कह रहा है कि कालीचरण सर्राफ को जिम्मेदारी दी जा सकती है। कई नाम हैं, लेकिन बहुत सोच समझ करके फैसला लिया जाएगा। लेकिन गुलाबचंद कटारिया के राज्यपाल बनने से कांग्रेस तो सुकून की सांस ले रही है। जो जिस तरह से घेराबंदी करते थे गुलाबचंद कटारिया सत्ता पक्ष की, तो वो अब शायद सहज महसूस कर रही होगी। पार्टी सुकून की सांस ले रही होगी, कांग्रेस पार्टी तो कम से कम। सत्ता पक्ष तो मेरे साथ में महेंद्र चौधरी, उनसे बात करें। महेंद्र जी, सुकून की सांस मिलेगी? कटारिया साहब जा रहे हैं, आपकी नाक में दम करके रखते थे वो। देखिए, ये अशोक गहलोत जी की सरकार है। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है सरकार पिछले 5 साल से,
विपक्ष की तो भूमिका यहाँ से सही तरीके से निभा ही नहीं पाए। विपक्ष तो खुद आपसी में गुर बनाए घूमता रहा है। 5-5, 6-6, 7-7 तो इनके सीएम बने हुए घूम रहे हैं। काहे का विपक्ष रहा है, काहे का हमलावर रहा है, हमें तो इस प्रकार कभी लगा नहीं। सदन में आगे 2 मिनट हल्ला कर लिया, वही विपक्ष होता है क्या? लेकिन कटारिया जैसा नेता तो अब नहीं रहेगा आपके सामने, तो थोड़ा सा लगता है राहत तो मिलेगी आप लोगों को। देखिए, वो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो उन्होंने उनके साथ में किस प्रकार की बात कही है और बुजुर्गों के साथ में भारतीय जनता पार्टी जो अब तक करती आई है, वो उन्होंने राजस्थान में भी इस बात को दोहराया है। जिस प्रकार दिल्ली के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने बुजुर्गों को ठिकाने लगाने का काम किया है, उस प्रकार राजस्थान में भी उन्होंने शुरू कर दिया। अभी तो पहला विकेट उड़ाया है, अब देखते हैं आगे क्या क्या करते हैं। हमारे साथ में रामलाल शर्मा हैं। रामलाल जी, क्या लगता है आपको, गुलाब जी की कमी कैसे पूरी करेंगे आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक से एक अनुभवी नेता है, काबिलियत वाले नेता है और निश्चित रूप से गुलाब चंद जी कटारिया की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन ये वास्तविकता है कि आज राजस्थान विधानसभा के अंदर जो संसदीय परंपराओं की जानकारी जितनी गुलाब जी को थी, उतना अनुभव दूसरे नेता को नहीं है। अच्छा, ये तो बताइएगा कब तक नया नेता प्रतिपक्ष आप चुन लेंगे? नाम कौन है, किसके साथ खड़ी है पार्टी? देखिए, अभी मेरे मित्र है राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र संघ के अध्यक्ष रहे महेंद्र चौधरी जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा सलूक करती है। तो मैं इनको जानकारी दे दूं, इनकी याददाश्त अगर कमजोर होगी, कि भारतीय जनता पार्टी तो अपने नेताओं को पूरा मान सम्मान देती है, लेकिन कांग्रेस के तत्कालीन समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सीताराम केसरी, उनको वो बात छोड़ दीजिए। आप तो ये बताइएगा, आप भी 3 बार के एमएलए, क्या आप भी दावेदार हैं या नहीं, ये बताइए। मैं कोई दावेदार नहीं हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है। इस पार्टी का केडर है, हमारा संसदीय बोर्ड है, हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, जो पार्टी सब नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद में जो ठीक होगा वो निर्णय करेगी। दावेदार कौन है फिर आपकी निगाह में, ये तो बता दीजिए। आप तो मुख्य प्रवक्ता भी है पार्टी के। अभी कोई दावेदार नहीं है, पार्टी का जो संसदीय बोर्ड है वही तय करेगा, लेकिन प्रदेश के नेताओं से चर्चा परिचर्चा करने के बाद में जो पार्टी के हित में होगा वो ये निर्णय होगा। कितने दिन में फैसला कर लेगी बीजेपी, ये तो बता दीजिए। देखिए, जल्दी निर्णय होगा, इसमें कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। धैर्य बनाए रखें। धैर्य तो बनाए रखेंगे, लेकिन सवाल तो है ही, आखिर कौन, कटारिया के बाद कौन? जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक से एक योग्य और अनुभवी नेता है, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। गुलाब चंद जी कटारिया एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, बेदाग तरीके का जीवन रहा है, निश्चित रूप से उनकी कमी रहेगी, लेकिन हमारे पास अनुभवी नेता है और अनुभवी नेताओं के आधार पर जो पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वही नेता प्रतिपक्ष रहेगा। लेकिन धड़े बहुत है, आप किस धड़े के साथ में रामलाल जी? कोई राजनीतिक धड़ा हमारी पार्टी के अंदर नहीं है, सिर्फ कमल के फूल के नीचे सब कार्यकर्ता काम करते हैं। ये थे रामलाल शर्मा, पत्ते नहीं खोल रहे, थोड़ा बहुत तो इनको जरूर पता होगा, तीसरी बार के विधायक हैं। तो पार्टी में जिन लोगों की दावेदारी बताई जा रही है वो अपनी लॉबिंग कर रहे हैं और चुनावी साल है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, बहुत सोच समझ करके फैसला करेगा। गुलाब चंद कटारिया से बिल्कुल बाबूलाल, ये भले ही पत्ते ना खुले, लेकिन ये पत्ते खुद ब खुद बहुत जल्द खुल जाएंगे। वो नाम बहुत जल्द सामने होगा जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका विधानसभा में निभाएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बाबूलाल आपका धन्यवाद। मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने गुलाबचंद कटारिया के घर पर बधाई देने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी भी मौजूद रहे। इसके अलावा लाहौटी विधायक कैलाश मीणा भी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने गुलाबचंद कटारिया को असम के नए राज्यपाल बनाए जाने पर गुलदस्ता देकर बधाई दी। इस पर गुलाबचंद कटारिया ने सभी का धन्यवाद अदा किया। आपने जो काम किया उसकी जगह को कौन लेगा? बहुत मुश्किल है। काम तो इन सब ने किया, मैं भी इनके साथ ही काम करता हूँ। इनका सहयोग नहीं मिलता तो मैं भी काम नहीं कर पाता। तो ये सब कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण से मैं ही काम कर पाया। तो धन्यवाद तो कार्यकर्ताओं का, और इन सब की भावना के आधार पर पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसको ईमानदारी से निभाने का प्रयास करता हूँ, आगे भी करूँगा। लेकिन बड़ा इमोशनल मोमेंट है आपके लिए, ये भावुक मौका है। अब सबकी है जिम्मेदारी होती है, जो काम दिया जाता है उसको अच्छे ढंग से करेंगे, और इनसे दिल से मिले हुए हैं, कोई दूर तो है नहीं। लेकिन सर, आपने बहुत मन से हर तरह से पार्टी की सेवा करी, अब ये कह रहे हैं कि ये जो खालीपन आएगा आपकी जगह का, ये इसकी भरपाई कैसे होगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी में कभी खालीपन आता नहीं है, सोचने का ठीक होना चाहिए। अब तक तो 70 साल में 60 साल की हमारी यात्रा हो गई, कभी कोई खालीपन आया नहीं। दीनदयाल जी जैसे महापुरुष भी चला गया तो भी उसकी रिक्तता को किसी न किसी ने भरा ही है। हमारा ये सौभाग्य है कि हमारी पार्टी में इतने कार्यकर्ता काम करते हैं, तो आगे रहता वही दिखाई देता है, लेकिन क्षमता वाले कई पीछे रह जाते हैं। हमारे भाग्य में लिखा हम आगे आ गए,
ऐसे हजारों कार्यकर्ता हैं जो हमारी जगह ले सकते हैं। और ये खबर जोधपुर से, 2 बदमाशों ने घर पर पेट्रोल बम फेंका। बाइक पर सवार होकर आए थे 2 बदमाश, सीसीटीवी में पेट्रोल बम फेंकते हुए दिखाई दे रहे। पीड़ित परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। बदमाशों की तलाश में फिलहाल देवनगर पुलिस जुट गई। आमतौर पर इस तरीके के मामले सामने आते नहीं है राजस्थान में, लेकिन ये अपने आप में एक रेयर मामला है जिसमें बम फेंकने जैसी घटना जोधपुर शहर के अंदर दिखाई दे रही है। ये पेट्रोल बम है, सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें कैद हुई हैं और ये पेट्रोल बम फेंका गया और उसके बाद ये दोनों बाइक सवार जो है वो यहां से रवाना हो चुके हैं। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में ये डिटेल निकालने की कोशिश की जा रही है कि बाइक के नंबर क्या थे और पुलिस फिलहाल जुटी हुई है और उम्मीद की जा रही है कि पुलिस जल्द इन 2 लोगों तक पहुंच जाएगी। ये बॉटल में पेट्रोल डालकर कपड़े पर आग लगाते हुए और उसके बाद में ये पेट्रोल बम घर की तरफ फेंकते हुए तस्वीरें आपके सामने। चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, भले इन दोनों लोगों ने सीसीटीवी फुटेज में अपने चेहरे पर कपड़ा ढका हुआ है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज को अगर जूम इन करके देखा जाए तो बाइक के नंबर निकाले जा सकते हैं। पुलिस कहां तक पहुंची? ये निश्चित तौर पर बात करें तो जिस प्रकार से इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, कहीं ना कहीं कोई भी अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई सुराग तो छोड़ता है निश्चित तौर पर। और जिस प्रकार से बारवी रोड पूरी जो जोधपुर शहर में अभय कमांड के कैमरे लगे हैं और बारवी रोड जो पूरी तरह से कवर्ड है, कहीं ना कहीं गाड़ी के नंबर भी मिल जाएंगे और उनका रास्ता भी पुलिस ट्रैक करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल बात करें तो जोधपुर में लगातार बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि देर रात एक मकान को लाक्षागृह बनाने की साजिश की गई और 2 पेट्रोल पंप इन्होंने बनाए। बड़ी बेखौफ अंदाज से कॉलोनी में आते हैं, बोतल में जो है पेट्रोल भरा है उसमें आग लगाते हैं और घर के अंदर जो कि उर्मिला देवी का मकान है बाटों के पास में बारवी रोड पर, वहां पर ये हमला कर देते हैं। जब सुबह देखते हैं कि घर में कांच बिखरे हुए और पूरी दीवार काली हो रखी है, तब उनको शक होता है और सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं तो पता चलता है कि पेट्रोल पंप से इनके घर पे हमला किया गया है। ये तो गनीमत रही कि आग फैली नहीं तो नींद में सो रहे लोगों को ये जलाकर खाक कर देते, एक बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर की मेहरबानी रही कि कोई बड़ी घटना घटित नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। जी चंद्रशेखर, जिस घर पर यह पेट्रोल बम फेंका गया उस मालिक ने एफआईआर दर्ज करवाई, किसी पर शक जताया, किसी पर संदेह जताया, कोई नामजद रिपोर्ट दर्ज हुई है या ये रिपोर्ट अज्ञात है? एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पीड़ित उर्मिला देवी से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि कुछ लोगों से कुछ छोटी मोटी बात हुई थी, इसके अलावा उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से हमला किया गया है, कहीं ना कहीं ये सुनियोजित और बड़ा हमला करने की तैयारी थी। घर को जलाकर खाक करने का इनका प्लान था, लेकिन कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे और गनीमत रही कि बड़ा हादसा सामने नहीं आया। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।